हाँ, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। हम अपनी पिछली क्लास में बात कर रहे थे रावल रतन सिंह के बारे में। हमने अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ है चित्तौड़ पर उसको डिटेल में समझा और हमने समझा कि 1326 में सिसोदा ठिकाने के ठिकानेदार राणा हमीर ने या हमीर सिसोदिया ने अधिकार कर लिया है वापस से चित्तौड़ पर। दिल्ली के जो नियंत्रण में था चित्तौड़ उसे छीन लिया है। अब हम बात करेंगे हमीर की, और हमीर जो है अपने नाम के आगे चित्तौड़ की गद्दी पर बैठते ही लगाएगा राणा। चित्तौड़ की गद्दी पर बैठने वाला पहला राणा अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? राणा हमीर है। ठीक है, हमीर से शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, राणा हमीर के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ का इतिहास, हम मेवाड़ के इतिहास की बात कर रहे हैं और मेवाड़ में हम राजा पढ़ रहे हैं और राजा का नाम है राणा हमीर। राणा हमीर शासनकाल क्या है राणा हमीर का? 1326 से लेकर और 1364, 1326 से 1364 तक राज किया है इसने। देखिएगा, अब कुछ बातें सीधी सीधी हम हमीर के बारे में लिखेंगे, जानेंगे। जैसे दो तीन चीजें सीधे सीधे से फैक्ट हैं इसके बारे में। एक तो हमीर के पिता, ठीक है। दूसरा हमीर का ठिकाना, हमीर का ठिकाना। अगला दोस्तों हमीर के दादा। अगला हम देखते हैं हमीर के उपनाम। दो प्रमुख उपनाम हैं हमीर के, क्लियर। देखो, और एक इसकी हम उपाधि और देख लेते हैं, उपनाम या उपाधि। दो तीन ये देख लेंगे अपन, ठीक है। देखो, सुनना, अमीर के पिता कौन है? हरीश सिंह। अमीर किस ठिकाने से आया है? सिसोदा ठिकाने से। और ये जो ठिकाना है अपना, ये कहां पड़ता है? ये राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। दादा कौन है इसके? लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, जो काम आ गए थे कहां? खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उपनाम देखना इसका, अमीर को कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहते हैं इसको? मेवाड़ का उद्धारक। और इसे कहते हैं मेवाड़ का मुक्तिदाता। किसका मुक्तिदाता? क्योंकि इसने मेवाड़ को शत्रुओं से छीना, दिल्ली से छीना, इस कारण इसको कहते हैं मेवाड़ का मुक्तिदाता। इस वंश का, इस घर घराने का उद्धार कर दिया इसने। एक ठिकाने से आके और वापस कब्जा कर लिया चित्तौड़ पर, राजा बनाई, इस कारण इसको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मेवाड़ का वास्तविक उद्धारक कौन है, तो आप भामाशाह बताओगे। कौन बताओगे? भामाशाह। पाली निवासी ओसवाल जैन है भामाशाह। प्रधानमंत्री रहे हैं प्रताप के समय, और प्रताप की जब आर्थिक संकट में चल रही थी प्रताप, तो प्रताप की आर्थिक मदद की है अपनी निजी संपत्ति देके। और भामाशाह का एक भाई और है ताराचंद, उसकी संपत्ति भी दे दी थी प्रताप को। किसने? भामाशाह ने। उसको कहते हैं मेवाड़ का वास्तविक उद्धारक, और इसको कहते हैं क्या? मेवाड़ का उद्धारक। देखो, एक दोस्तों इसे कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, क्या कहते हैं इसको? विषम घाटी पंचानन, ठीक है। एक इसे कहते हैं वीर राजा। क्या कहा जाता है इसको? वीर राजा। एक इसे कहा जाता है प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा। सुनिएगा, ध्यान से सुनना अच्छे से। हमसे यह पूछा जाता है कि इसको किस किस व्यक्ति ने क्या क्या नाम दिए। देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने एक मुस्लिम शासक को हराने के कारण, ये हराएगा दिल्ली के राजा मोहम्मद बिन तुगलक को, अभी बात करेंगे हम, तो इस वजह से इसको कहा है प्रबल। प्रबल मतलब मजबूत हिंदू राजा। क्या कहा है इसको? प्रबल हिंदू राजा। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है।
राणा कुंभा हुए एक बहुत अच्छे शासक हैं मेवाड़ में। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई रसिक प्रिया पर टीका, ठीक है। उस रसिक प्रिया टीका में राणा हम्मीर की प्रशंसा कर रहा है कुंभा, और ये कह रहा है कि वीर तो हम सब हैं, मैं भी वीर हूं, मेरे डैडी भी वीर थे, लेकिन हम में जो सबसे बड़ा वीर है वो कौन है? राणा हम्मीर है। तो मैं लिख दूं, कुंभा ने रसिक प्रिया टीका में क्या कहा है? वीर राजा। ठीक है, देखो राणा कुंभा ने रसिक प्रिया टीका में कहा, वैसे तो लिखा होगा कुंभा ने, अरे बुक में तो लिखा जाएगा ना। तो इस पुस्तक में वो रसिक प्रिया टीकर कहकर पुकार रहा है, इस रसिक प्रिया टीका में वीर राजा कहकर पुकार रहा है कुंभा किसको? राणा हम्मीर को। एक कुंभलगढ़ शिलालेख है, कुंभलगढ़ शिलालेख में, कुंभलगढ़ शिलालेख में इस व्यक्ति को, कुंभलगढ़ शिलालेख में इस व्यक्ति को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी का मतलब समझना, विषम मतलब विपरीत, घाटी मतलब घटनाएं, परिस्थितियां, और पंचानन का मतलब सिंह। अब सुनो अच्छे से, इसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभा के काल की प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसमें इस व्यक्ति को, राणा हम्मीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन, यानी विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान। जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी, विकराल थी, बड़ी विकट थी, तो ये ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई शेर हो। अरे इसने छीन लिया आके चित्तौड़ को, आया ना। तो ये इसकी उपाधियां हैं, ठीक है। अब हम इसके समय की कुछ घटनाओं की बात करेंगे, ठीक है। देखो एक दोस्तों इसने निर्माण और करवाया, उस निर्माण को अपन देख लेते हैं इधर। देखो एक इसने निर्माण करवाया है, और इसने निर्माण करवाया हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का। मूल नाम माता का बरबड़ी माता है, वैसे कौन सा मंदिर? बरबड़ी माता मंदिर। कहां पर है ये मंदिर? ये चित्तौड़ में है मंदिर। इसका जो निर्माण है वो निर्माण कौन करवा रहा है? राणा हम्मीर इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। दोस्तों राजस्थान में दो देवियां ऐसी हैं जिन्हें मूलतः अन्नपूर्णा के उपनाम से जाना जाता है। एक तो अपने जमवा रामगढ़ में मंदिर बन रहा है, रामगढ़ में मंदिर बन रहा है जमवाय माता का, जमवाय माता को भी कहते हैं अन्नपूर्णा देवी, क्लियर। और एक माता है बरबड़ी माता, उसे भी कहा जाता है क्या? अन्नपूर्णा देवी या अन्नपूर्णा माता। ऐसी मान्यताएं हैं जिस दिन से इन देवियों के मंदिर उस जगह बने, अन्न जल के धन धान्य के भंडार भरे रहे, अन्न की पूर्ति हुई। इस कारण माता का जो उपनाम है या अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है? अन्नपूर्णा माता, ठीक है भाई। माता का जो उपनाम है या अन्य नाम है वो अन्नपूर्णा माता है। दोस्तों ये माता गुहिल वंश की, गुहिल वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी है। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर फिर कुल देवी कौन सी है इस वंश की? कुल देवी, देखो वंश गुहिल वंश की कुल देवी बराबर बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। आपके दिमाग में आ रहा है फिर सर कुल देवता कौन है? कुलदेव कौन है? एकलिंग नाथ जी। कौन है? कुलदेव है एकलिंग नाथ जी, क्लियर। ये कुल देवी कुल देवता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे, ये हमने यहाँ पर कर लिए। हम्मीर निर्माण करवा रहा है किसका? अन्नपूर्णा माता के मंदिर का, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। माता का अन्य नाम है अन्नपूर्णा माता, वैसे मूल नाम क्या है? बरबड़ी माता, ठीक है। गुहिलों की या इन शासकों की ये कैसी देवी है? इष्ट या आराध्य देवी, है ना। कुल देवी कौन सी है? इष्ट देवी बदल जाती है, आराध्य देवी बदल जाती है, लेकिन कुल देवी चेंज नहीं होती है। कुल देवता चेंज नहीं होते हैं, आराध्य देव बदल जाते हैं, इष्ट देव बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं राणा कुंभा का उदाहरण लूं, बहुत अच्छा उदाहरण है। राणा कुंभा अपने आप को भगवान विष्णु का परम उपासक बोलता था, और वो आराध्य मानता था किसको? भगवान विष्णु को। जबकि वो कुल देवता तो किसे मान रहा है? भाई एकलिंग जी का दीवान तो कुंभा भी था ना, आया ना। वो भी इसी को पूज रहा है, भगवान शंकर को, लेकिन जो रेगुलर पूजा पाठ कर रहा है वो कर रहा है किसकी? भगवान विष्णु की, क्लियर। हाँ अब हम चलेंगे, एक युद्ध होगा
अब देखो किस किस में झगड़ा होगा, देखना एक बार दोस्तों, यहां लिख लेंगे अपन उसको। देखो हम्मीर राज कर रहा था चित्तौड़ पर, ये जो हम्मीर है ये कहां राज कर रहा था? चित्तौड़ पर। इसने चित्तौड़ को छीन लिया था दिल्ली से, ये देखो ये छीन लिया, ठीक है। उस समय दिल्ली पर आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली पर उस समय कौन था? उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के पास मैसेज पहुंचा कि जो गढ़ चित्तौड़ था आपके नियंत्रण में, दिल्ली के नियंत्रण में, अब वो निकल के चला गया है। तो उसने जानने का प्रयास किया भाई कौन था ऐसा जिसने दिल्ली के जो सैनिक सेनापति लग रहे थे, दिल्ली की सेना लग रही थी, उसको भी खदेड़ दिया। ऐसा कौन आ गया? 30 मार खां। तो उसको नाम पता चला कि कोई हम्मीर है। कौन है? और आया है किस ठिकाने से? चित्तौदा ठिकाने से। इसने चुनौती दे दी किसको? हम्मीर को। और ये बढ़ा अपनी सेनाएं लेकर कहां की ओर? चित्तौड़ की ओर। तो हम्मीर कौन सा डरने वाला था? हम्मीर ने धावा बोल दिया किस पर? और दोनों में एक युद्ध होगा, दोनों में युद्ध होगा। युद्ध का नाम है सिंगोली का युद्ध। कौन सी गोली? हिंगोली नहीं है। कौन सा युद्ध है? इस सिंगोली के युद्ध में भागना भारी पड़ गया, कपड़े बचाने भारी पड़ गए किसको? और सेना भाग गई। क्लियर? सेना भाग गई, ये भाग गया यहां से। इसने दिल्ली के राजा को भी हराया है। ऐसा नहीं केवल इसने केयर टेकरों को हराया था, मालदेव सोनगरा के पुत्रों को हराया था, इस राजा को भी हराया। दिल्ली के किस राजा को? मोहम्मद बिन तुगलक को भी इसने पराजित किया था। किस मैदान में? सिंगोली के मैदान में। अब कंप्लीट हुआ अपना कौन सा? राणा हम्मीर। बस कंप्लीट हो गया। एक बार अब इसको नोट करेंगे अपन, है ना। चलो ये वाला पूरा सेम नोट कर दोगे। हाँ, इसके बाद अब इसे नोट करो ऊपर वाले को सीधा, यहां तक नोट करना है। नीचे वाला मत करना, केवल जो बॉक्स में है वही करना। बढ़े आगे? ठीक है, चलो लिखना ये वाला। राणा हम्मीर ने दिल्ली के शासक, राणा हम्मीर ने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के मैदान में, राणा हम्मीर ने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के, सॉरी, सिंगोली के मैदान में, सिंगोली के मैदान में पराजित किया। सिंगोली के मैदान में पराजित किया, हरा दिया इसको। क्लियर? अब चलते हैं अगले राजा पर। ठीक है, देखो अगले राजा की ओर बात करते हैं। सुनना अगले राजा के बारे में, छोटा सा शासक है, ज्यादा चीजें हैं नहीं अपने पास उसके बारे में। अब राज करेगा साथियों राणा खेता। कौन राज करेगा? राणा खेता। राणा खेता का मूल नाम पूछा जाएगा क्षेत्र सिंह। क्या पूछा जाता है? राणा खेता का मूल नाम क्षेत्र सिंह। ये भाई खेता का मूल नाम क्या था? तो खेता का मूल नाम क्षेत्र सिंह था। ठीक है, इसने राज कब से कब तक किया? 1364 से लेकर और 82। हाँ, अब देखो क्या होता है, समझना इसके बारे में, सुनना। एक तो इस खेता ने, मालवा पड़ता है इधर, मालवा, मालवा, अरे मालवा गुजरात नहीं, एमपी वाला इलाका है। मालवा में राज कर रहा है दिलावर खां गौरी। दिलावर खां गौरी। इस दिलावर खां गौरी को पराजित कर दिया इसने, पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? अब कुछ दिन बाद ये वापस आया, ये व्यक्ति कुछ दिन बाद ये वापस आया। इसने ये भारी पड़ गया फिर किस पे? राणा खेता। अब ना तो हार मान रहा है कौन? दिलावर खां, और ना हार मान रहा है कौन? इतिहास में जो झगड़े लंबे चलते हैं ना उन्हें हम संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष। और संघर्ष किस में चल रहा है? मेवाड़ और मालवा में। देखो मेवाड़ मालवा संघर्ष। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि मेवाड़ मालवा संघर्ष हैं वो प्रारंभ किसके समय हुए? राणा खेता ने शुरू किया है। ठीक है, इन संघर्षों का अंत कई पीढ़ी बाद होगा,
कई पीढ़ी तक ये संघर्ष चलते रहेंगे। देखना, राणा खेता, खेता के बाद आएगा लाखा। कौन आएगा? हाँ, नाम ही लिख लो केवल, लाखा। लाखा के बाद आएगा मुकल। कौन आएगा? मुकल के बाद आएगा कुंभा। कौन आएगा? कुंभा। और कुंभा के बाद कौन आएगा? रायमल। कौन आएगा? और रायमल के बाद कौन आएगा? राणा सांगा। दोस्तों, इन संघर्षों को समाप्त, पूरी तरह से ये संघर्ष किसके समय समाप्त हुए? राणा सांगा के समय ये संघर्ष समाप्त हुए, याद रखिएगा। कुंभा भी इन संघर्षों में इन्वॉल्व रहा, रायमल भी रहा, मुकल भी रहा, लाखा भी रहा, और ये संघर्ष शुरू किए किसने? राणा खेता ने। आप ये याद रखोगे, खेतों की लड़ाई लंबी चलती है। खेतों की लड़ाई खेता शुरू करके गया, और वो लड़ाई देखो, एक पीढ़ी तो ये, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी, छठी पीढ़ी, कितने लंबे समय तक दो रियासतों में स्ट्रगल चल रहा है भाई। ना तो हार मान रहा है मेवाड़ वाला राजा, दाव की बात चल रही है। जब मौका मिल जाता मेवाड़ वाले को तो मालवा वाले को ठोक देता, मालवा वाले को मिल जाता तो इसकी कुछ सीमाओं को डिस्टर्ब कर देता, है ना। ऐसी चीजें चल रही है दोनों में। एक इसने क्या किया, ये संघर्ष लंबे शुरू करके गया हर जगह से। एक इसने हाड़ाओं को परेशान किया। हाड़ा, हाड़ा कहां के? वो बूंदी वाले। क्लियर? बूंदी वाले जो हाड़ा थे उनको इसने पराजित करके हाड़ौती के जो क्षेत्र थे ना, कौन से क्षेत्र जो मेवाड़ से टच हो रहे थे, उन पर इलाके पर कब्जा कर लिया उस पे, इस खेता ने। दोस्तों, मेवाड़ हाड़ौती संघर्ष भी शुरू किए किसने? राणा खेता ने। और इन संघर्षों को भी खत्म करेगा कौन? राणा सांगा। इधर से तो युद्ध होगा, इधर से युद्ध होगा, गागरोन का युद्ध। सांगा लड़ेगा, मालवा के राजा को हराएगा गागरोन के युद्ध में, संघर्ष खत्म। उसके बाद मालवा और मेवाड़ में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। इधर क्या होगा, यहां देखो एक राजा होता है इधर, और उस राजा का नाम है लाल सिंह। लाल सिंह चड्डा नहीं बोल रहा हूं मैं, हर लाल सिंह चड्डा थोड़ी होता है, कोई लाल सिंह हाड़ा भी होते हैं। लाल सिंह हाड़ा और ये दोनों आपस में भिड़ गए, कब? 1382 में। कब भिड़ गए? ये भी मर गया और ये भी मर गया, ये लड़ते लड़ते इन संघर्षों में। मेवाड़ हाड़ौती संघर्ष भी शुरू किए किसने, और उनको भी खत्म करेगा कौन? देखो कैसे करेगा। सांगा राज कर रहा था मेवाड़ पे, तो यहां बूंदी में एक राजा बना सूरजमल। सूरजमल ने मंत्रिमंडल से मांगी सलाह कि महाराज क्या करें, कई पीढ़ियां खप गई इन संघर्षों में, लंबे समय से हम मेवाड़ के राजाओं से संघर्ष कर रहे हैं। तो मंत्रियों ने कहा महाराज ये पीढ़ी भी संघर्षों में खप जाएगी, और आपकी जो रेखा है ना, रेखा महाराज, वो जीवन रेखा देखिए हाथ की, महाराज वो कट रही है बीच में से। बोल क्या मतलब? बोल महाराज वो जाने वाले हो आप। बोल रीजन क्या है? बोल महाराज रीजन वो बैठा बाबा बर्फानी। बोल ये मारेगा आपको घुमा घुमा के। बोल मुझे क्यों मारेगा, मैं तो इसको छेड़ भी नहीं रहा। बोल आपके पुरखों ने तो छेड़ा है ना अब तक। भाई ये तो वैर चल रहा है, वैर, ये आपको चुकाना पड़ जाएगा। तो मंत्रियों से पूछा सूरजमल ने कि भैया क्या करूं? बोल महाराज ब्याह कर दो, ब्याह। किसके साथ? इसके पास एक बहन है इसकी, कर्मावती। कौन सी वती? इस कर्मावती का ब्याह कर दिया किससे? किससे ब्याह कर दिया? राणा सांगा से ब्याह कर दिया, और सांगा से सॉरी जीजू बोल दिया। सॉरी तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा, बस ब्याह कर दिया। सांगा ने कहा ठीक है अब टेंशन मत ले, अब ना तो तेरे ऊपर हम आक्रमण करेंगे और ना किसी को करने देंगे। अरे भाई अब कोई आक्रमण करेगा इस पे, सूरजमल पे, तो डायरेक्ट वो आक्रमण कर रहा है किस पे? सांगा। भाई मित्रता, यारी, रिश्तेदारी काम तो आएगी झगड़े में। ये संघर्ष, दोनों ही संघर्ष शुरू किए किसने? खेता ने। आप कैसे याद रखोगे? खेतों की लड़ाई लंबी चलती है, और लंबी देखो कितनी चली, सारी लड़ाई को खत्म करेगा सांगा। सांगा ने तो बहुत लड़ाई खत्म कर दी, आया ना। वो तो मात खा गया, थोड़ा सा धोखे में आ गया बाबर के में, वरना ताजमहल को भी खत्म कर देता, वो बनने ही नहीं देता। आज पता नहीं कहां देखने जाते हैं हम ताजमहल। अरे बाबर को मार देता तो खानवा में, तो ताजमहल कौन बनाता फिर? भाई ना बाबर होता, ना हुमायूं होता, ना अकबर होता, और ना कौन? जहांगीर होता, और ना शाहजहां होता। ना शाहजहां होता, ना शाहजहां को प्यार होता, ना वो मुमताज से ब्याह करता, और ना ये कहता प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मेरे ख्याल से मैं सही हूं तो, इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा नहीं छेड़ रहा हूं मैं। 13वें या 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी मुमताज, और प्रसव पीड़ा में मारी गई। 14वें को दे रही थी ना, हाँ हाँ, और फिर भी गाना बना प्यार हमारा अमर रहेगा। भाई अमर तो रहेगा, 13 घूम रहे। अरे 13 बच्चे हैं उसके पास, मतलब जीवित नहीं थे पर लेकिन 13 हो चुके थे, और मेरे ख्याल से 13वें या 14वें को जन्म दे रही थी वो। जब शाहजहां उसको लेकर जा रहा था अपने साथ,
उसके दिन पूरे हो चुके हैं और उसको पेन होता है, तो उस समय इलाज ऐसे नहीं होता था भाई वो सोनोग्राफी करा लो, वो तो दाइयों वाला सिस्टम होता था, वैद्यों वाला। उन्होंने कहा महाराज जब देखो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, पर लेकिन उसका तो मन ही नहीं लगे उसके बिना। वो नहीं, मैं दक्षिण जाऊंगा तो मेरे साथ मुमताज जरूर चलेगी। ये असली में मरवाने में हाथ इसी का है। अगर ये उसको या आगरा छोड़ देता है, दिल्ली छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं थी। दिल्ली में केजरीवाल जी थे, ले जाते हॉस्पिटल, भाई फटाफट से एक्शन हो जाता। हाँ या ना भाई, केजरीवाल इतना इतना तो कर सकते थे केजरीवाल जी, पर लेकिन उसको विश्वास ही नहीं किसी पर, नहीं मेरे साथ ही जाएगी, बोले चल साथ। हाँ ठीक है, तो इन दोनों संघर्षों को शुरू किया किसने? खेता ने। और समाप्त करेगा कौन? एक जगह से तो युद्ध लड़ेगा, गागरोन का युद्ध, और एक जगह से क्या होगा? वैवाहिक संबंध। आगे बात समझ में? एक और देखो, ये बड़ा गजब का आदमी है। एक बात और सुनो दोस्तों, इसकी एक दासी है, दासी, और दासी की जाती है खाती। कौन सी जाती है? और उसका नाम है कर्मा। क्या नाम है? कर्मा है। कर्मा के साथ इसने गाना गाया, गाना गाया इसने कर्मा के साथ। दो बेटे हुए। कितने पुत्र हैं? दो। एक का नाम चाचा है और एक का नाम मेरा है। इनमें से मेरा चाचा नहीं है कोई, और ना आपका है। नाम ऊपर अगर कर दिया आपने मेरा का, तो मेरा चाचा हो जाएगा या आपका चाचा। नाम ही ऐसे उनके, पहले का नाम है चाचा और दूसरे का नाम है मेरा। क्लियर? ये दासी पुत्र है इसके। राजाओं के दासी पुत्रों की कोई लिस्ट नहीं बनाई जाती थी। क्यों? वो जन आधार कार्ड में सम्मिलित नहीं होते थे। वो बनता है ना राशन कार्ड, राशन कार्ड में मुख्य रानी के पुत्रों को या पुत्रियों को ही स्थान मिलता था, दासी पुत्रों को स्थान नहीं मिलता था। अब आप ये सोच रहे हो सर इनको क्यों मिला? क्योंकि ये राणा मोकल की हत्या करेंगे, ये मारेंगे किसको? मोकल को। तब इनको हमने स्थान दिया इतिहास में, वरना ऐसे टावर तो बहुत घूम रहे। नहीं ये बात समझ में? अच्छा एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। क्या गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे नहीं करता तो क्या जानते हम नाथूराम गोडसे को? आज पूरा विश्व जानता है किसको? नाथूराम गोडसे को। इसलिए नाथूराम गोडसे की और कोई उपलब्धि नहीं है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो उसने, कि उसने तो भाई लाल किले पे 10 बार ध्वजारोहण कर दिया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है उसके नाम। कुछ नहीं उपलब्धि, बस उसने क्या किया? एक बहुत ज्यादा पॉपुलर इंसान को मार दिया, तो वो भी पॉपुलर हो गया। आया ना? तो ऐसे ही इन दोनों ने, ये दासी पुत्र हैं, इन दोनों ने मारा है किसको? इन दोनों ने मारा है किसको? राणा मोकल को। ठीक है, अभी बात करेंगे राणा मोकल को मारा था इन्होंने, तो लिख लें अब हम इसको। नाम की हेडिंग लगाओगे, दोनों नाम लिख दोगे, शासनकाल मैं बोलूंगा। अरे जाति है, जाति, नाम कर्मा है। केवल राजा का नाम लिखोगे, राणा खेता ऑब्लिक क्षेत्र सिंह, और उसका कार्यकाल लिख दो। राणा खेता ऑब्लिक क्षेत्र सिंह, और कार्यकाल लिखो 1364 से लेकर 82। बढ़े क्या आगे? ठीक है, लिखो। राणा खेता ने मालवा के शासक, राणा खेता ने मालवा के शासक, मालवा के शासक दिलावर खां गौरी, राणा खेता ने मालवा के शासक दिलावर खां गौरी को युद्ध में, दिलावर खां गौरी को युद्ध में पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ किए। युद्ध में पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ किए, मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ किए। क्लियर भाई? मेवाड़ मालवा संघर्ष इन्होंने क्या कर दिए हैं? प्रारंभ कर दिए। ठीक है, क्या मैं ये लिखवाऊं इन संघर्षों को समाप्त सांगा ने किया? लिख लो ऐसे, अगली लाइन में लिख लो, पर एक हाड़ौती वाले लिख लो तब लिखेंगे ऐसा ना, रुक जाओ। देखो, राणा खेता ने हाड़ौती के क्षेत्रों पर अधिकार कर, राणा खेता ने हाड़ौती के क्षेत्रों पर अधिकार कर मेवाड़ हाड़ौती संघर्ष भी शुरू किए, मेवाड़ हाड़ौती संघर्ष भी प्रारंभ किए या शुरू किए, मेवाड़ हाड़ौती संघर्ष प्रारंभ किए या शुरू किए। इसी लाइन में लिखना ना, इन दोनों ही संघर्षों को, इन दोनों ही संघर्षों को राणा सांगा द्वारा समाप्त किया गया, इन दोनों ही संघर्षों को राणा सांगा द्वारा समाप्त किया गया।
राणा सांगा द्वारा समाप्त किया गया। आगे बढ़िए, लिखना राणा खेता को, राणा खेता को उसकी खाती जाति की दासी, राणा खेता को उसकी खाती जाति की दासी कर्मा, राणा खेता को उसकी खाती जाति की दासी कर्मा से 2 पुत्र प्राप्त हुए। 2 पुत्र प्राप्त हुए। 2 पुत्र हुए मतलब लिख देना, इसको कैसे हो जाएंगे पुत्र? 2 पुत्र प्राप्त हुए मतलब मिले, समझ रहे हो बात को? हाँ, एक दोनों के नाम कॉमा लगा के कोष्टक में लिख दो पीछे, चाचा कॉमा मेरा, चाचा कॉमा मेरा। एक लाइन और लिखिएगा, लिखो राणा खेता और हाडोती का हाडा शासक, राणा खेता और हाडोती का हाडा शासक लाल सिंह, राणा खेता और हाडोती का हाडा शासक लाल सिंह 1382 में, 1382 में आपस में युद्ध लड़ते हुए मारे गए। 1382 में आपस में युद्ध लड़ते हुए मारे गए। आपस में युद्ध लड़ते हुए क्या हुए? मारे गए। क्लियर? अब अगला राजा सुनना भाई, देखो अब खेता हो गया समाप्त। अब सुनो, अब आएगा लाखा। कौन आएगा? देखो अब मेवाड़ पर लाखा राज करेगा। अब मेवाड़ पर कौन राज करेगा? राणा लाखा। दोस्तों इसका दूसरा नाम है लक्ष्य सिंह। क्या नाम है इसका? लक्ष्य नहीं, लक्ष्य सिंह। क्या है? देखो 1382 से लेकर और 1421 तक राज किया किसने? राणा लाखा ने। लाखा बड़ा किस्मत वाला व्यक्ति है। देखो कैसे किस्मत वाला है, इसकी हमेशा जितनी भी बार इसने ड्रीम 11 पे टीम बनाई ना, उतनी बार हर बार जीता ही जीता है ना, हर बार जीत जाता था ये। कैसे? एक तो साथियों सबसे पहले इसके 2 दरबारी विद्वान पूछे जाएंगे आपसे, दरबारी विद्वान। और अगर भाषा पूछ ली जाए उनकी भाषा, किस भाषा के थे, तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय के। वो बड़े प्रसिद्ध चेहरे थे। एक का नाम है झोटिंग भट्ट और एक का नाम है धनेश्वर भट्ट। क्या क्या नाम है? धनेश्वर भट्ट और एक का नाम है क्या? झोटिंग भट्ट। झोटिंग भट्ट ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, बड़े विद्वान थे उस समय। ठीक है, एक देखो इसके समय क्या होता है साथियों, जावर में चांदी की खान निकल जाती है इसके समय। जावर में चांदी की खान निकली। कहां पर निकल रही है? और जावर अपना उदयपुर में पड़ता ही है। जावर में चांदी की खान निकली। जावर में किसकी खान निकल गई? चांदी की खान निकली। किसके समय? राणा लाखा के समय। और देखो इसके समय और क्या क्या होता है। एक घटना ऐसी घटित हुई इसके समय कि बंजारों ने अपने बैलों की स्मृति में, कुछ बैल मर गए उनके वहां, बंजारों ने अपने बैलों की स्मृति में एक पिछोला झील का निर्माण करवाया। ठीक है, बंजारे लंबी कथा है उसके बारे में, सुनना पहले। देखो कथा नहीं सुननी है, पहले देखना एक बार कि लाखा के समय एक बंजारे का नाम मिलता है छीतर। कौन? छीतर बंजारे द्वारा अपने बैलों की स्मृति में
अपने बैलों की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवा दिया उसने? पिछोला झील का निर्माण करवा दिया इसने अपने बैलों की स्मृति में। ठीक है, अब क्या होता है देखना। अब साथियों ये जो झील बन रही है, इस झील में प्रॉपर एक स्थान है बीजरी। कौन सी जगह? झील के अंदर एक पॉइंट है बीजरी। उस बीजरी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। उस बीजरी नामक स्थान पर क्या बन रहा है? नटनी का चबूतरा बन रहा है। नटनी की लंबी कथा है, उसको थोड़ा सा सुनेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा ही सुनेंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं मिले। पता है क्या आपको? हाँ, कथा पेपर में भी नहीं आती। देखो नटनी से संबंधित 3 प्रश्न बनते हैं मोटे मोटे। देखो क्या बनता है, एक तो पूछेगा नटनी का चबूतरा, क्या पूछेगा? नटनी का चबूतरा। एक पूछेगा नटनी का बाड़ा, नटनी का बाड़ा। ठीक है, और एक पूछेगा नटनी की छतरी। क्या पूछेगा? नटनी की छतरी। देखो नटनी का साथियों जो चबूतरा बना हुआ है वो पिछोला में बन रहा है। पिछोला झील के बीजरी नामक स्थान पर। और नटनी का नाम पूछा जाए तो गलकी बताओगे आप। ये नटनी का नाम है गलकी। ठीक है, नटनी का बाड़ा अगर पूछ लिया जाए तो सरिस्का बताओगे। क्या बताओगे? ट्रांसलेट करते हैं ना अपन, तो उस जगह आज भी बोर्ड लग रहा है जहां वहां 12 लिख रहा है, नटनी का 12। 12 नहीं है, नटनी का बाड़ा है वो। अपन इसको जब ट्रांसलेट करते हैं ना इंग्लिश में तो थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है उसमें ना। नटनी की जो छतरी है वो जालौर में है भाई, और जालौर में भी जालौर दुर्ग के बाहर है। क्लियर? आगे बात समझ में। 3 प्रश्न पूछेगा राजस्थान जीके में, किसके नाम लेकर? नटनी से पूछेगा भाई देखो नटनी की छतरी कहाँ है, नटनी का चबूतरा कहाँ है, और नटनी का बाड़ा कहाँ पर है। तो बाड़ा अपना कहाँ है? सरिस्का अलवर में। छतरी कहाँ पर है? जालौर में। और पिछोला झील के बीजरी नामक स्थान पर क्या बन रहा है? ये सभी नटनी अलग अलग है, एक नहीं है ये। नटनी उसकी कौम है। आगे के बात समझ में। जो खेल वगैरह दिखाते हैं ना उनको अपन नट या नटनी बोल देते हैं, तो वो है ये, उनमें वो गलकी थी। महाराज से इसने सशर्त प्रतियोगिता रखी थी। सशर्त क्या? कि महाराज मैं आपकी पिछोला को पार कर जाऊंगी रस्सी बांधकर, और उस पिछोला को पार नहीं कर पाई और इस स्थान पर गिर गई। जिस स्थान पर गिरी, अब भाई इतने ऊंचे से गिरेगी तो मर गई होगी, तो वहीं उसकी क्या बनवा दी गई? वहीं उसका क्या बनवा दिया गया? चबूतरा, है ना। आप तो ऐसे सोचना कि बिजली सी गिर गई, ऊपर से गिरी ना नीचे, तो कैसे गिर गई? जैसे काले बादल जब टकराते हैं आपस में तो क्या गिर जाती है? बिजली, आया ना। तो ये बिजली सी गिर गई। कौन गिर गई? गल की। ठीक है, अब सुनो एक और बढ़िया प्रश्न पूछा जाएगा आपसे जब हम पिछोला के आसपास ही घूम रहे हैं, कि ये जो पिछोला है ना, इसके समीप एक बागौर की हवेली बन रही है। पिछोला के समीप देखो, पिछोला के समीप क्या स्थित है? बागौर की हवेली। ऐसे लिख दो, एक बागौर की हवेली स्थित है। क्या स्थित है? बागौर की हवेली। दोस्तों इसका निर्माण पूछा जाएगा आपसे कि इसका निर्माण किसने करवाया। आप कहोगे इसका निर्माण करवाया अमरचंद बड़वा ने। अमरचंद बड़वा, ढंग से पढ़ना नाम को, है ना। हाँ, कौन बोल रहा है? बड़वा लिखा है मैंने, बड़वा। ठीक है, आप बोल रहे हो जो वो नहीं लिखा है मैंने। अमरचंद बड़वा ने इस हवेली का क्या करवाया था? निर्माण। और ये हवेली आज वर्तमान में भी प्रसिद्ध है अपनी पगड़ी को लेकर, और इसमें पगड़ी भी विश्व की, ऐसा माना जाता है, सबसे बड़ी पाग रखी हुई है। ठीक है, इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी क्या रख रही है? पगड़ी। इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अभी लाखा को और पढ़ेंगे, और 2-3 फैक्ट और है लाखा के बारे में। ये ऐसे फैक्ट है कि यहां तक लाखा ने कुछ नहीं किया है। लाखा का नाम ही लखपति है, उसका तो नाम।
अब देखो, दो बढ़िया विद्वान मिल गए उसको, जावर में उसको चांदी मिल गई और झील की झील मिल गई, आया ना। इस झील में श्रमिक का जो काम है वो किया बंजारों ने, और धन दिया किसने? लाखा ने। ऐसा मत सोचना बंजारे फ्री में बना गए इसको, धन दिया है, योगदान दिया है किसने? लाखा ने। और उन बंजारों ने ग्रुप के साथ क्या किया है? मिट्टी वगैरह को हटाने का काम उसमें किया है, झील को बनाने का काम किया है। उन बंजारों में एक बंजारे का नाम पूछा जाएगा आपसे, छीतर बंजारा। कौन सा बंजारा? छीतर। कई गाइड में इस बैल का नाम और लिख दिया जाता है, जो बैल मारा था पिच्छू, ऐसा लिख देते हैं पिच्छू बैल, लेकिन राजस्थान सरकार तो केवल छीतर ही लिख रही है कि छीतर बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में पिछोला झील का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। नोट करो यहां तक एक बार करो। देखो साथियों, कुछ कहानियां हैं स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए, उन पर ध्यान मत दिया करो आप। देखना, मेवाड़ पर यह व्यक्ति राज कर रहा है, लाखा। उन कहानियों को अच्छे से समझना आप, क्या हुआ था। राणा लाखा, कोई दिक्कत नहीं है। राणा लाखा के बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं भाई, बहुत लंबे समय तक चलेंगे संघर्ष। तो ये भी तो उन संघर्षों में रहता है हाड़ौती वालों से। हाड़ौती क्षेत्र है, रियासत पूछ ले तो बूंदी है अभी तो, है ना। बाद में कोटा बनेगी, मुगल बादशाह तोड़ेंगे इसको, बूंदी को दो भागों में, एक भाग बना देंगे कोटा और एक भाग पहले से बूंदी है, ये अलग अलग कर देंगे। और वो भी स्पेशल करेगा शाहजहां। कौन करेगा? 1631 में तोड़ देगा किसको? बूंदी को दो भागों में, एक बना देगा कोटा, एक बना देगा बूंदी। आगे की बात समझ में? अभी तो 1600 थोड़ी चल रहा है, अभी तो बहुत बाद में टूटेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। हाड़ौती वाले जो हाड़ा है, चौहान राज कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और इन चौहानों को कहते हैं हम हाड़ा चौहान, ठीक है। मेवाड़ मालवा के संघर्ष चल रहे हैं और मेवाड़ हाड़ौती के भी संघर्ष चल रहे हैं। तो हाड़ाओं ने दिमाग लगाया, बोले यार अपन ऐसा करते हैं कि यहां से इन संघर्षों को समाप्त करने के लिए इसके साथ, किसके साथ? इसके साथ अपनी किसी पुत्री का ब्याह कर देते हैं। और एक पुत्री का विवाह कर दिया भाई इसके साथ, और वो पुत्री है कौन सी रानी? हाड़ी रानी। कौन सी रानी? देखो, भाटियों की लड़की भटियाणी कहलाती थी, हाड़ाओं की लड़की हाड़ी रानी, जहां भी जाती है हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये ब्याह हो गया, लड़ाई झगड़े चली रहे थे हाड़ौती वालों से पहले से इसके। तो हाड़ौती वालों ने पहले हाथ बटाया और हाथ बढ़ाकर और अपनी पुत्री का हाथ दे दिया किसके हाथ में, और ये सोचा कि यार अब ये लड़ाई झगड़े, ये संघर्ष क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। लेकिन ये संघर्ष तो और बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? ये आदमी थोड़ा अकड़ू टाइप आदमी है, किसी बात पर वाद विवाद हो गया, चर्चाएं चल रही थी, तो रानी ने बड़ी प्रसन्नता में प्रशंसा कर दी अपने मायके की, बूंदी की मायके की प्रशंसा की। तो मायके में दोस्तों एक दुर्ग है इनका, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? इस तारागढ़ को गढ़ों में सर्वश्रेष्ठ बता दिया किसने? हाड़ी रानी ने। यह बात पचा ना सका कौन? राणा लाखा। राणा लाखा ने कहा यार अगर तारागढ़ ही सर्वश्रेष्ठ है, हाड़ाओं का ही दुर्ग श्रेष्ठ है, तो हम क्या करेंगे चित्तौड़ को लेकर भाई? अरे हमारा चित्तौड़ मतलब नंबर में नहीं है। तो इसने अपनी रानी से ये कमिटमेंट किया कि रानी गढ़ तो एक ही रहेगा, एक नंबर पे, तारागढ़ नहीं रहेगा, पर वो मैं तारागढ़ को ध्वस्त कर दूंगा, तारागढ़ को गिरा दूंगा। ऐसा नहीं है इसने प्रयास नहीं किया, अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन हाड़ा अपने घर को कैसे टूट जाने देंगे। तो होता क्या है, जब इसने ऐसी आन उठा ली कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा या भोजन नहीं खाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, तो इसके मंत्रियों ने सॉल्यूशन ढूंढा और चित्तौड़ में ही एक नकली तारागढ़ बनवा दिया गया, क्योंकि अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहा है, अगर नहीं करता तो मर जाता। तो इस नकली तारागढ़ को गिराकर इसने अपनी आन जो शपथ ली थी उसको पूरा किया। लेकिन इस नकली तारागढ़ को भी बचाते हुए, इससे लड़ते हुए हाड़ौती की ओर से कुंभा हाड़ा लड़ते हुए मारा गया है। कौन मारा गया? कुंभा हाड़ा लड़ेगा किससे? राणा लाखा से, और वो बचाएगा किसको? नकली तारागढ़ को भी बचाएगा। आगे बात समझ में? इसने हाड़ी रानी से वाद विवाद में कह दिया कि मैं गिरा दूंगा किसको? तारागढ़ को। लेकिन वो जब गिर नहीं रहा है, भाई इतना आसान थोड़ी है किसी गढ़ को तोड़ना है, जीतना, ये मर जाता। तो मंत्रियों का महाराज बाल की खाल निकालते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकाला, नकली तारागढ़ बनाया, ये तारागढ़ को गिराने पहुंचा तो वहां बीच में आ गया कौन? कुंभाड़ा। और कुंभाड़ा ने युद्ध की चेतावनी दे दी कि राणा जी युद्ध होगा पहले, तब आप इस नकली को गिरा पाओगे, आया ना। तो राणा ने कहा भाई ये तो फर्स्ट कॉपी है, ये तो ओरिजिनल थोड़ी है, ये तो फर्स्ट कॉपी है। बोलिए कोई सी कॉपी हो, कंपनी तो हमारी है ना, हम तो लड़ेंगे। लड़ाई का रास्ता चुना, लाखा से लड़ते हुए मारा गया अपने साथियों के साथ, अकेला नहीं था, और भी लोग थे, कई सारे लोग यहां पर मारे गए इस नकली को बचाते हुए। इतिहास में बड़ी विचित्र घटना हुई
कि अगर असली गढ़ पे कोई आक्रमण कर दे तो हाड़ा क्या कर दे। यहां तो नकली गढ़ भी नहीं दिया है, नहीं ये बात समझ में, नकली के लिए खून बहा दिया है। तो ये बड़ी हास्यप्रद घटना है वैसे तो, पर लेकिन फैक्ट पूछा जाएगा कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा राणा था, ये यही क्वेश्चन आएगा केवल, मेवाड़ का ऐसा कौन सा राणा था जिसने ये कमिटमेंट किया, ये आन उठाई कि मैं नकली तारागढ़ को गिरा दूंगा, तो ये कौन है। और ये सब कुछ हो रहा है मेवाड़ हाड़ौती संघर्षों के तहत। इसमें रानी की बड़ी भूमिका नहीं है, रानी की तो एक ही भूमिका है कि महाराज उस समय मूड ठीक नहीं था, उसने प्रशंसा कर दी तारागढ़ की, बस उस बात को पकड़ के बैठ गया कौन, लाखा, और कहा रानी साहिबा ऐसा तो नहीं होगा, या तो तारागढ़ ही रहेगा या हमारा चित्तौड़ ही रहेगा, है या ना। इस घटना को लिख लेते हैं अपन, एक लाइन की घटना है, आप कहो तो इसकी आधे घंटे की कहानी सुना सकता हूं मैं, फिर भी क्वेश्चन यही आएगा कि ऐसा कौन सा राणा था मेवाड़ का जिसने नकली तारागढ़ को गिराने की प्रयास किया और उसको बचाते हुए मारा गया, कौन, कुम्हाड़ा। असली को गिराने की आन उठाई थी वैसे तो इसने। चलो लिखो एक बार, एक लाइन लिख लो केवल, लिखना, राणा लाखा ने, राणा लाखा ने राणा लाखा ने बूंदी स्थित तारागढ़ दुर्ग को गिराने की आन उठाई। राणा लाखा ने बूंदी स्थित तारागढ़, राणा लाखा ने बूंदी स्थित तारागढ़ दुर्ग को गिराने की आन यानी शपथ ली, उसने आन उठाई या शपथ ली, आन उठाई या शपथ ली, जिसे जिसे नकली तारागढ़ को गिराकर पूरा किया गया, जिसे नकली तारागढ़ को गिराकर पूरा किया गया, जिसे नकली तारागढ़ को गिराकर पूरा किया गया, जिसे नकली तारागढ़ को गिराकर क्या किया गया, पूरा किया गया। अगली लाइन और लिखना एक, इस नकली तारागढ़ को बचाते हुए, इस नकली तारागढ़ को बचाते हुए लाखा से लड़ते हुए कुंभाहाड़ा ने, बचाते हुए राणा लाखा से लड़ते हुए कुंभाहाड़ा ने वीर गति प्राप्त की। राणा लाखा से लड़ते हुए कुंभाहाड़ा ने वीर गति प्राप्त की, कुंभाहाड़ा ने वीर गति प्राप्त की यानी कि वो मर गया है लड़ते हुए। ठीक है, एक और इसके समय नाटकीय घटना घटित होगी इस लाखा के समय। देखो क्या होता है, एक वैवाहिक संबंध होगा, सशर्त तो हुआ, शर्त के साथ तो हुआ, लेकिन बड़ा विचित्र विवाह है वो मेवाड़ और मारवाड़ में। देखना देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मारवाड़ रियासत की। एक बार मारवाड़ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है, देखो मारवाड़ पर राज कर रहा है राठौड़ वंश। कौन सा वंश, राठौड़ वंश। ठीक है, इस राठौड़ वंश का एक राजा है जो राज कर रहा है मारवाड़ पर, उसका नाम है रावचूड़ा। क्या नाम है, रावचूड़ा। ठीक है, हाँ, रावचूड़ा की कई संतानें हैं, तीन नहीं थी कई थी, मैंने बोला कई संतानें, लेकिन हमें मतलब तीन से है यहां, तो इसलिए हम तीन का नाम लिख रहे हैं केवल। एक इसका पुत्र है छोटा पुत्र, उसका नाम है कान्हा। कौन है, कान्हा। इसका बड़ा पुत्र है रणमल। कौन है, रणमल। और रणमल की बहन है हंसाबाई। कौन सी बाई। जब साथियों मैं आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा, चूड़ा पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि चूड़ा ने प्रतिहारों की हेल्प की थी, चूड़ा ने प्रतिहारों की हेल्प की थी, मंडौर के प्रतिहारों की। मंडौर के प्रतिहारों में एक शासक था और उस शासक का नाम था इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार के यहाँ या मंडौर में विद्रोह हो रहे थे, तो उन विद्रोहों को वो दबा नहीं पा रहा है, विद्रोहियों को शांत नहीं कर पा रहा है, तो उसने हेल्प ली किसकी, रावचूड़ा की। जब रावचूड़ा ने उस प्रतिहार राजा की मदद की तो प्रतिहारों ने ब्याह कर दिया चूड़ा के साथ अपनी पुत्री का, चूड़ा के साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। किसने, प्रतिहारों ने, मंडौर के प्रतिहारों ने। और उस पुत्री का नाम था किशोर कंवर।
क्या नाम था? वो किशोर कंवर जन्म देगी किसको? कान्हा को। किशोर कंवर, रानी किशोर कंवर का पुत्र है कौन? कान्हा। आगे की बात समझ में? रानी फेयर एंड लवली का इस्तेमाल ज्यादा करती थी, जो फेयर एंड लवली आती है उसका, ठीक है। तो राजा को रानी ने अपने सौंदर्य जाल में फंसा दिया और अपनी जो मनचाही चीज थी वो करवा ली। महाराज से वचन ले लिया, महाराज गए तो रानी साहिबा ने कहा महाराज हम एक वचन चाहते हैं। तो महाराज ने कहा कि रानी साहिबा आप तो अमित शाह जी की पोस्ट पे हो, भाई होम मिनिस्टर हो आप, आपको हम क्या वचन देंगे, हम तो आपके सामने मोदी जी हैं। अरे बोले महाराज शब्दों को मत घुमाओ, सीधे बताओ यस या नो। तो उसने सोचा ज्यादा क्या करेगी, नया वाला आईफोन मांग लेगी गिफ्ट में। अरे वो ये तो कह रही वचन चाहिए मुझे, कोई गिफ्ट चाहिए, उपहार दो मुझे कोई। तो उसने कहा डन है, एक नहीं दो वचन मांग। तो रानी साहिबा कह रही महाराज अगर आप एक वचन ही दे दोगे तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे और हमारे और आपके प्यार पर मोहर लग जाएगी, हाँ सच में आप हमें बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। ठीक है। तब तक कान्हा आ गया वहां पापा जी करते हुए। कान्हा से बोला मम्मी ने बेटा तू थोड़ा जा, अभी महत्वपूर्ण बात चल रही है। कान्हा अपनी जो छोटी गाड़ी आती है वो गाड़ी लेकर चला गया बाहर। ठीक है। रानी साहिबा से वाद संवाद चल रहा है चूड़ा का, और चूड़ा कह रहा है रानी साहिबा बताइए। रानी साहिबा कह रही है महाराज इस महेशमती साम्राज्य का अगला वारिस बाहुबली नहीं होगा, भरलाल देव होगा। अब बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो वो कह रही है कि महाराज आपके बाद मारवाड़ का राजा बनना चाहिए मेरा बेटा, ना कि आपका बड़ा बेटा, ऐसे बोल रही है उससे। तो इसके पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई और कह रहा है रानी साहिबा कुछ और मांगिए, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पुरखों की परंपराएं टूट जाएंगी। हमारे पुरखों की यह परंपरा है कि पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र ही हकदार है गद्दी का। तो उसने कहा महाराज ये तो वही बात हो गई कि पहले तो आपने कह दिया मांगो और फिर आप अपनी बातों से पलटी मार रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। महाराज यस या नो बताओ, डन। तो महाराज फंस गए। महाराज कह रहे हैं रानी साहिबा से रानी साहिबा कुछ और मांग लो। वो नहीं, ना तो इससे कम चाहिए और ना इससे ज्यादा, मुझे तो भरलाल देव को महेशमती साम्राज्य का क्या बनाना है। तो इससे पूछा कि बाहुबली क्या करेगा। बोल महाराज वो बाहुबली का पर्सनल मैटर है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है। तो इसने कहा चलो रानी साहिबा कुछ दिन में क्रोध है जो उसकी जो बातें वो ठंडी हो जाएंगी। रानी साहिबा को डन बोल दिया कि ठीक है रानी साहिबा हम करेंगे, ऐसा करेंगे, और वचन तो दे दिया। लेकिन रानी साहिबा ने कहा महाराज घोषणा दरबार में जल्दी से जल्दी करनी है आपको, आप ये मत सोचिए मैं भूल जाऊंगी बातों को। अब स्थिति बिल्कुल भगवान राम के पिता दशरथ वाली हो रही है किसकी? चूड़ा की। क्या करूं, इधर जाऊं तो कुआ, इधर जाऊं तो खाई, और बीच में मुसीबत आई। और भाई रुक भी तो नहीं सकता ना वो। रानी उसको प्रेशर बना रही है बार बार और बोल रही महाराज कब घोषणा करोगे, आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, इस महीने कर तो दोगे। बार बार टॉर्चर करती है उसको, और वो जहर की जो पुड़िया है उसको लेके घूम रही है। तो अगर ना कर दिया तो या तो आपको सल्टा दूंगी या मैं सल्ट जाऊंगी। महाराज बड़े दुखी हो गए। महाराज ने कहा मंत्री को बुलाया, मंत्री कल दरबार लगाया जाए विशेष, और मारवाड़ के जितने भी सामंत जन हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, उन सबको बुला लिया जाए। कल हम उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे कि हमारे बाद राजा कौन बनेगा, कौन संभालेगा इस साम्राज्य को। तो मंत्री भी खुश है, हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। नए कपड़े पहन के आया था कौन? क्योंकि रणमल को पता था दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि ये तो तीसरी क्लास में था, इसने 3 बार सीईटी का एग्जाम दे लिया। तो भाई ये तो बड़ा है, उसको होश ही नहीं है बिल्कुल भी। रणमल को ये फिक्र ही नहीं थी कि तेरा भी कोई यहाँ कंपटीटर बैठा है। सब बैठे हैं दरबार में, बीच में बैठे हैं महाराज चूड़ा। राव चूड़ा ने बोला कि मारवाड़ के जितने भी बंधुजन यहाँ बैठे हैं, सामंत बैठे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आज हम अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं। सब कह रहे हैं हाँ महाराज बिल्कुल बिल्कुल चुनिए चुनिए महाराज। सबके दिमाग में भी क्लियर था कि यही बनेगा। जैसे ही उसने कहा कि इस मारवाड़ साम्राज्य का अगला जो वारिस होगा, अगला जो राजा होगा, तब तक तो रणमल कुर्सी से खड़ा हो गया था, क्योंकि उसको पता था डैडी बस मेरा नाम ही बोलने वाले हैं। जैसे ही रणमल आधा खड़ा हुआ तो मुंह से निकला, चूड़ा के मुंह से, किसका नाम? कि हमारा छोटा पुत्र, सुयोग्य पुत्र, अच्छे गुण वाला पुत्र, एक भी गाली जानता नहीं अब तक, कोई गाली नहीं देता अब तक, वो पुत्र राजा बनेगा। माथा खराब हो गया किसका? रणमल कह रहा है पिताजी अफीम अफीम तो नहीं चाट ली कोई? अरे बोल मंत्री देख कोई क्वार्टर वाटर सल्टा के तो नहीं आए सुबह सुबह, क्या बावली बातें कर रहे हो? रणमल से कहा नीचे बैठ, हमारा वचन ही है, हमारा शासन, फैसला फाइनल है, कुछ नहीं हो सकता। और सुनिए, जिसको पूरे सब दरबार में कह रहा है, जिसको हमारा ये फैसला पसंद नहीं आता है वो छोड़ के जा सकता है इस दरबार को। रणमल खड़ा हुआ, रणमल ने कहा गजब बेइज्जती है यार।
उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया, और रहने के लिए और मना कर रहे हैं कि जिसको पसंद नहीं फैसला वो जा सकता है आउट। अब बची कहां इज्जत? रणमल ने कहा अब नहीं आऊंगा जीवन में कभी। पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने 2-3 बार मौका दिया सीईटी पास करने का, पढ़ाया लिखाया इतना, अब तक परवरिश की, अब मुबारक हो। छोटे भैया कान्हा को भी गद्दी, और ये चला गया यहां से, और ये जा रहा है छोड़कर किसका दरबार? राव चूड़ा का मारवाड़ दरबार छोड़कर जा रहा है भाई ये। ठीक है, ये जो रणमल है ये जाएगा कहां पर? मेवाड़ जाएगा। ये कहां जाएगा? ये मेवाड़ जाएगा। मेवाड़ पे राज कर रहा है राणा लाखा। कौन राज कर रहा है दोस्तों? राणा लाखा राज कर रहा था मेवाड़ पे, कोई परेशानी नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, क्या होता है अब देखना। ये रणमल चला गया, देखो ये जा रहा, दिख रहा है ना आपको? ऐसे इस प्रकार से चला गया। कहां पर? देखो हम बीच में लिख देते हैं शरण ली, यानी कि मेवाड़ में शरण ली। अब भाई ये राजा बनने ही वाला था, वो तो क्या करें? फेयर एंड लवली बीच में आ गई। भाई अगर फेयर एंड लवली बीच में नहीं आती तो राजा 100% था कौन? मैंने आपको बता दिया ना, बहुत अच्छा है, योग्य है, कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, पर लेकिन क्या करें, ऐसा रणमल के साथ ही नहीं हुआ था, ऐसा और भी राजाओं ने किया था। रानी के प्रभाव में आकर, या तो सौंदर्य के में, या वाकपटुता के में, चालाकी के में, तो वो क्या है, जो असली हकदार होता था ना उसको गद्दी से वंचित कर देते थे राजा, और जिस पर रानी उंगली रख देगी भाई ये बनेगा राजा, तो राजा बना दिया करते, भाई ठीक है इसको राजगद्दी अपन दे देंगे। ठीक है, अब सुनना क्या हुआ। ये दरबार में पहुंच गया जाके, कोई दिक्कत नहीं, डैडी से कह गया कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, और तुझसे मिलने ना आएंगे सनम आज के बाद। चला गया, देखे अल्टीमेटम। ये गया यहां तो इसने बहुत बढ़िया स्वागत सत्कार किया इसका, भाई आखिरकार शरणागत है, शरण लेने आया, इसको एक स्थान दे दिया हवेली टाइप कि महाराज रणमल जी जब तक आप चाहो, जब तक आप यहाँ रह सकते हो। इसने रेंट पूछा, सर फ्लैट का रेंट क्या है इसका? बोल कोई रेंट नहीं है इसका आपके लिए, आप हमारे मेहमान हो, और मेहमान नवाजी का हमें आपने मौका दिया है, बहुत बढ़िया, आप रहो आराम से। अब रणमल दरबार में आने जाने लग गया, यहाँ रह रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजा बन गया कहाँ का? मारवाड़ का। दोस्तों जो मारवाड़ में राजा बनता है ना, वो अपने नाम के आगे लगा लेता है राव। मैंने लगाया नहीं था अभी, अब लगा रहा हूं, राजा बन गया राव, राव कान्हा। इसके बाद राजा बनेगा कौन? राव रणमल। ठीक है, ये भी राजा बनेगा, बाद में बनेगा, लेकिन अभी ये चल रहा है, अपन ने लिख दिया पहले उसके नाम के आगे। अब होता क्या है कि एक दिन राणा जी नहीं आए थे दरबार में, आने ही वाले थे, तो भाई मंत्री पहले आ जाते हैं, तो रणमल भी था। कुछ मंत्री रणमल से हंसी ठिठोले कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तंज कस रहे थे उस पर। मंत्री कह रहे थे यार रणमल जी आप तो देखो यहाँ आके हम में घुल मिल गए हो, बढ़िया सेटल हो गए हो यार, अगर इस यारी को, जो आपकी यारी है, हमसे दोस्ती है, इस यारी को अगर रिश्तेदारी में बदल दिया जाए तो रणमल जी मजा ही आ जाएगा। तो उसने कहा भैया क्या कहना चाहते हो? अरे बोले यार अब समझदार कोई सारा काफी, कोई मारवाड़ की कोई लड़की, कोई बहन बेटी, अरे मेवाड़ में ब्याह दो यार, और इस रिश्तेदारी पे मोहर लगा दो यारी की जगह यार। तो रणमल भी मजाक में कम नहीं है, वो भी हंसी ठटोले कर रहा है। तो 2-3 मंत्रियों को घेर लिया रणमल ने, और रणमल से कह रहा है देखो महाराज मैं मारवाड़ जाऊंगा, पिताजी से कहूंगा या किसी वृद्धजन से कहूंगा, मेरी बहन या बेटी अगर वगैरह जिसको भी लाऊंगा, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, बस मुझे कुछ नहीं करना, फोन में मार्कशीट सारी, और यार ये काम तुम लोग क्यों नहीं कर देते? अरे मेरे साथ ही ब्याह कर दो, और सुनो यहीं और रहूंगा तुम्हारी छाती पे ही, कितना बढ़िया रहेगा। आया ना? अब माहौल बहुत गर्म हो गया हंसी ठिठोले का। तभी जो अनाउंसमेंट, जो दरबार पे खड़ा रहता है गेट पर, वो बोला सावधान राणा जी पधार रहे हैं। अब आगे राणा जी जैसे ही बैठे सिंहासन पर, तो राणा जी ने देखा कि 2-3 मंत्री और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो राणा जी नजर घुमाई, क्योंकि राणा जी को कोई जल्दी थोड़ी है, अरे कोई बजट पास थोड़ी करना उसको। उसने बोला, सबने अभिवादन किया राणा का, तो 2 मंत्री मुस्कुरा रहे हैं, राणा जी की नजरें वहीं रुक गई। राणा जी ने पूछा मंत्री जी कैसे मुस्कुरा रहे हो? भाई अगर आप भी हंस रहे हो, मैं एकदम से क्लास में आऊं तो एकदम चुप नहीं होंगे, मुझे पता चल जाएगा कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। तो मंत्री बोला नहीं नहीं महाराज, वो दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। वो नहीं मंत्री जी पहले ये बताओ यार, ये आपके चेहरे पर जो ये खुशी है ये तो बहुत अच्छी लग रही है हमें, यार हम भी हंस लें यार, हम हंसे नहीं, बताओ क्यों प्रसन्न हो? तो दूसरा मंत्री बोला महाराज कुछ नहीं, हम तो रणमल जी से हंसी ठिठोले कर रहे थे। तो उसने कहा यार अच्छा संबंध है, बढ़िया रणमल से। हाँ। एक मंत्री बोला महाराज हंसी ठिठोले क्या, ब्याह शादी की बात चल रही थी, हम कह रहे थे रणमल से कि इस यारी को रिश्तेदारी में बदल ले। लाखा उसी दिन कटिंग और शेविंग करवा के आया था, एकदम वो डाई वाई लगवा के सेट है। लाखा ने बाई मिस्टेक ये सोच लिया कि मंत्री ये कह रहा है इस यारी को किस में बदल दे, रिश्तेदारी में, तो इसका मतलब मेरे ब्याह की बात कर रहा है।
तो लाखा बोला हंस के, हाँ हाँ मंत्री जी बिल्कुल, यार ऐसा तो होना भी चाहिए, और हम भी चाहते हैं यारी किस में बदल जाए, रिश्तेदारी में, और आखिरकार रेडी है हम, देखो एक भी बाल सफेद दिख रहा है क्या? अब पूरा जो दरबार है, महाराज को तो भाई मिस्टेक मिस्टेक हो गई, इसको तो पूरा दरबार हंस पड़ा किस पर? रणमल पर, कि यार रणमल जी की बात तो उल्टी ले गए महाराज, हंसी ठिठोले हो गए। तो रणमल कहाँ रुकने वाला था? रणमल ने जैसे ही वो चुप हुए कहा, राणा जी सुनिए, हम तो इस स्थिति में भी आपके साथ ब्याह करने के लिए तैयार हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मारवाड़ का रिश्ता संभाल ही नहीं पाओगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। भरे दरबार में कोई राणा जी से ऐसे कह दे, तो उसने कहा रणमल एक नहीं दो ब्याह कर लेंगे हम अभी। कैसी बात कर रहा है तू? सलमान खान से 3 साल छोटे हैं, अब तक ब्याह नहीं हुआ उसका। राणा जी ने तंज कस दिया रणमल पे। रणमल ने कहा महाराज हम डने, अपनी बहन का ब्याह कर देंगे आपके साथ, पर लेकिन आप पीछे हट जाओगे। महाराज तो गद्दी से खड़े हो गए कि यार रणमल कैसी बात कर रहा है, मेवाड़ वालों ने अब तक कभी पीठ नहीं दिखाई है, पीछे नहीं हटे हम बड़े बड़े संकटों में, बड़े बड़े युद्धों में, और आप कह रहे हो पीछे हट जाएंगे? बोला हाँ महाराज, वो नहीं हटेंगे पीछे, डने। तो अब रणमल कहेगा महाराज हम विवाह के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो लाखा ज्यादा भावनाओं में बह गया और कह रहा है रणमल जी एक नहीं दो मांगो, दो। वो कह रहा है राणा जी अगर एक मान लेना आप तो धन्य हो जाए हम। नहीं नहीं दो मांगो। रणमल ने जैसे ही बोला सन्नाटा छा गया पूरे दरबार में, सब चुप हो गए। रणमल ने कहा महाराज हम अपनी बहन का विवाह कर देंगे किसके साथ? आपके साथ, लेकिन हमारी एक शर्त होगी, हमारी बहन से उत्पन्न पुत्र आपके बाद राजा बनेगा कहां का? मेवाड़ का। सन्नाटा छा गया। अब जो पंखे और एसी चल रही है ना, उसी की आवाज आ रही है बस, ना तो कोई मंत्री हंस रहा है, राणा जी भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार इसने कहां तीर मारा है, सीधा ये निशाना मार दिया किस पर? कुंवर चूड़ा पर। क्योंकि इसका बड़ा बेटा योग्य है, इसने भी 2-3 बार सीईटी पास कर लिया है, समझ रहे हो ना? ये रणमल के साथ का है, और वास्तविकता में मंत्री हंसाबाई का विवाह इससे करने के लिए बोल रहे थे। वो जो हंसी ठिठोले चल रहे थे ना, वो इससे ब्याह करने के लिए रेडी थे मंत्री। यार जवान लड़का अपने पास है, राजा बन जाएगा, ब्याह कर दे, बढ़िया है। तो वो रणमल तो कह रहा मेरा ही कर दो, तब तक राणा जी आ गए, मतलब गलतफहमी हो गई पूरी। अब क्या होता है, जैसे ही राणा ने सुना कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, भाई हमारे पुरखों की परंपरा टूट जाएगी, और हमने इसको वचन भी दे दिया कि तू मांग, हम रेडी हैं, और इसने पहले ही वार्निंग दी है कि आप पीछे हट जाओगे। अब इधर जाए तो कुआ और इधर जाए तो खाई, और बीच में मुसीबत आई। अब हंस रहा है रणमल और कह रहा है मंत्री जनों बोलते क्यों नहीं, अब ताली बजाओ। महाराज की बात का अपमान होते देख खड़ा हो गया बीच में। कौन? वहीं बैठा है कुंवर चूड़ा, बड़ा बेटा है भाई, राजा के नजदीक बैठेगा। कुंवर चूड़ा ने कहा रहे हो रणमल, सबर सबर, रुक, हम वचन देते हैं मेवाड़ पीछे ना तो हटाए और ना हटेगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पिताजी का वचन बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगा। मैं अपने होने वाले सौतेले भाई को पूरी रियासत दे दूंगा, जा अब कर तू तेरे बहन के विवाह की तैयारी, और हम आएंगे अपने बाप की बारात में। अब हंस रहे हो? देखो एक बार, अरे इस व्यक्ति ने हरी झंडी दी है भाई, नहीं ब्याह नहीं होता ये हट जाता तो। हाँ ये था, वो जो वीडियो रील बनी थी ना वो ब्याह की, उसमें था ये कुंवर चूड़ा, विवाह हो गया भाई। और विवाह के बाद पुत्र हुआ कौन? मोकल। कौन हुआ? और मोकल बनेगा राजा, यानी लगाएगा नाम क्या आगे? राणा। भाई कैसा विवाह हुआ है? यह विवाह केवल एक वचन को निभाने के लिए, वचन को सिद्ध करने के लिए विवाह हुआ है। और यह त्याग सबसे बड़ा दिया किसने? पिताजी ने तो पेच फंसा दिए, पिताजी ने तो फंसा दी बात, उस बात को जैसे तैसे संभाल कर इज्जत बचाइए अपने कुल की। तभी तो कहा उसने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएगा। एक बार पिताजी ने जो बोल दिया वो बोल दिया। या तो वचन को लेकर डायलॉग देती है शिवगामी देवी, वो बाहुबली वाली, कि हमारा वचन ही हमारा शासन, और या ये आदमी है कि एक बार वचन बोल दिया तो बोल ही दिया। ठीक है दोस्तों, इसकी तुलना मेवाड़ के इतिहास में रामचंद्र से की जाती है। पिता के एक वचन को सिद्ध करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया था सौतेले भाई भरत को। किसने? रामचंद्र। इसकी जो तुलना है वो किससे की जाती है? रामचंद्र से। इसने इतना बड़ा त्याग दिया
इतना बड़ा बलिदान दिया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली, इस कारण इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेरे शब्दों पे जाना मैंने क्या बोला है, तुलना रामचंद्र से की जाती है उसकी, और कहा जाता है क्या, मेवाड़ का भीष्म। आगे के बात समझ में, देखो उपनाम लिख दूं मैं इसका, मेवाड़ का भीष्म। देखो भीष्म लिख दो या भीष्म पितामह लिख दो, एक ही बात है ना, मैं भीष्म लिख रहा हूं, ऐसे भीष्म पितामह है पूरा, ठीक है। दूसरा दोस्तों मोकल हो गया, अब पता है मोकल छोटा है, बहुत ज्यादा वृद्ध अवस्था में है, गद्दी छोड़ने वाला है कौन, लाखा। तो लाखा अपना जो विशेष मंत्री है उसको बुला रहा है, स्वास्थ्य खराब रहने लगा है, और कहता है मंत्री जी हमने अपने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं हुआ इन हाथों से, किसी गरीब का, किसी दबे कुचले का कोई अपमान, कोई हनन हमने नहीं किया। मंत्री देख रहा महाराज एक काम मुझे याद आ रहा है, बोल मंत्री वो हमें पता है, हमने बस बुरा किया हमारे सुयोग्य पुत्र कुंवर चूड़ा का। तो महाराज अब तो सांप निकल गया, अब लकीर को पीटने से क्या होगा, मतलब अब तो बात निकल गई महाराज। नहीं मंत्री, हम अपनी रियासत के कुछ अधिकार, कुछ दायित्व देकर जाएंगे इन मजबूत कंधों पर, क्योंकि ये अभी बालक है, छोटा है, ये संभाल नहीं पाएगा इतने विशाल साम्राज्य। दरबार लगाया जाए और चूड़ा को बुलाया जाए। अब आया कौन, चूड़ा। अब इसको कई रियायतें दी गई, देखो क्या क्या दिया गया। एक तो दोस्तों चूड़ा के जो वंशज है ना, इसके जो वंशज आगे आने वाली पीढ़ियां इसकी, वो चुंडावत कहलाएंगे। क्या कहलाए, चूड़ा के वंशज चुंडावत कहलाए। आप में से किसी के दिमाग में ऐसा भ्रम तो है नहीं कि सर इसका तो ब्याह नहीं हुआ था, तो इसके वंशज कहां से आ गए, ऐसा लग थोड़ा रहा है आपको इसका। कई बार स्टूडेंट को यह भ्रम हो जाता है कि कुंवर का मतलब है कवारा, नहीं नहीं, देखो कुंवर का मतलब समझना क्या होता है, जैसे कोई भी राजा है, मानो ये राजा है, जैसे इसके 10 पुत्र है 10, तो ये 10 के 10 राजकुमार है। राजकुमार कौन है भाई, राजा के राजकुमार। इन 10 में से जो बड़ा पुत्र है ना, बड़ा पुत्र वो है कुंवर साहब। आगे के बात समझ में, कुंवर का मतलब कवारा नहीं है, कुंवर का मतलब है राजा के पुत्रों में बड़ा पुत्र, बड़ा बेटा, जो एक तरह से उसका उत्तराधिकारी भी है, राजा भी बनने वाला है। आगे के बात समझ में, ब्याह हुआ है इसका, 3-4 पुत्र थे इसके पास, इसके पास कुंवर चूड़ा के पास, ठीक है। तभी तो चूड़ा के वंशज क्या कहलाए, चुंडावत कहलाए। दोस्तों चुंडावतों को मेवाड़ में कुल 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। उन 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों के जो ठिकानेदार थे उनको उमराव कहा जाता था। उन उमरावों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था किसका, सलुम्बर के उमराव का, सलुम्बर के ठिकानेदार का। इनको सलुम्बर दिया गया। 16 ए ग्रेड के ठिकाने थे टोटल मेवाड़ में। अच्छा ठिकाने की ग्रेड कैसे डिसाइड होती है, ज्यादा समृद्धि पर, जहां फसल अच्छी है, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है ना, जो राजस्व ज्यादा देता है राजा को, ठीक है। देखो चुंडा को मेवाड़ का प्रथम श्रेणी, मेवाड़ का श्रेणी का ठिकाना क्या दिया गया, सलुम्बर दिया गया। गहलोत जी ने जिला बना दिया वैसे तो सलुम्बर को, पहले ठिकाना था, ये दिया गया किसको, चूड़ा को। दूसरा उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया, कि जब उत्तराधिकारी चुना जाएगा यानी अगला राजा चुना जाएगा तो उसमें आपकी सहमति मिलेगी। इससे पहले राज तिलक करते थे भील, और अब राज तिलक का अधिकार दे दिया किसको, सलुम्बर के ठिकानेदार को, चुंडावत सरदार को। मेवाड़ की सुरक्षा का दायित्व दिया किसको, चुंडावत को। राजा अगर रियासत से बाहर चला जाए किसी काम से, अस्वस्थ हो जाए, मर जाए, तो उसके बाद एक तरह से चुंडावत राजा है वो संभालेगा, मेवाड़ की सुरक्षा करेगा, पूरे प्रशासन को चलाएगा। ऐसे नियम बनाए गए। राजा किसी को कोई गिफ्ट देगा, उपहार देगा, कोई जागीर देगा, कोई पट्टा देगा, खेतीबाड़ी देगा, उस पर जो मोहर लगेगी उसमें चूड़ा के भाले का निशान होगा। एक भाला बना दिया और उसमें यह कहा कि भाई इसमें चूड़ा का भी योगदान है। ये बहुत बड़ा त्याग है कि अपना सब कुछ दे दिया इसने, पिताजी के एक वचन को सिद्ध करने के लिए अपने छोटे भाई किसको, मुकल को। क्लियर। तो एक तो इसके जो वंशज है वो चुंडावत कहलाएंगे,
चुंडावतों को कुल 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, जिनमें से एक ठिकाना दिया गया कौन सा, सलुम्बर। वैसे जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से जो 4 ठिकाने वो चुंडावतों के हो गए बाद में, 4, एक सलुम्बर है, एक आमेट है, एक बेंगू है, एक देवगढ़ है। ये अपन लिखेंगे किसान आंदोलन में। क्लियर? जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो बिजोलिया भी मेवाड़ रियासत के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से एक है, तो ये भी है। ठीक है, उत्तराधिकारी जब यानी कि राजा बनेगा तो उसका चुनाव कौन करेगा, चुंडावत सरदार करेगा। पूरी तरह से नहीं, उसका मत माना जाएगा, जैसे वो बात रखेगा भाई ये बनना चाहिए तो सब उस बात पर विचार करेंगे, उसको सीरियस लेंगे। ठीक है, मैं लिखूं या आप समझ जाओगे इसको। और एक इनको दिया गया किसका, तलवार बंधाई की रस्म का अधिकार, कि आप राज्य से करोगे अगले राजा का, जिसमें हम महत्वपूर्ण योगदान देंगे कृष्णदास चुंडावत को। कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप के कमर पर तलवार बांधी थी, सलुम्बर का ठिकानेदार था जब महाराणा प्रताप राज कर रहा था, तो उस समय ये वचन हमें याद आई। क्लियर? आगे बात समझ में। इसके बाद मुगल राजा बनेगा और मुगल का संरक्षक बना के गया कौन, राणा लाखा। किसको, कुंवर चूड़ा को। संरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड। आगे की बात समझ में। लेकिन क्या हुआ, कुंवर चूड़ा की खटपट हो गई, तू मैं हो गई, किसके साथ, हंसाबाई के साथ। और ये जो कुंवर चूड़ा है यहां से इस रियासत को छोड़कर और मित्रों मालवा के मांडू चला गया। कहां चला गया, मांडू चला गया। मांडू का एक सरदार है, राजा है, औसंग शाह। कौन सा राजा था, औसंग शाह। इस औसंग शाह के पास जाके शरण ली किसने, जैसे ये भी तो छोड़ के आ गया था, ऐसे दे देते थे सम्मान के लिए, शरण ली इसने। जब ये यहां से चला गया, इस स्थान से ये निकल गया, तो उसके बाद क्या होगा, पोस्ट खाली हो गई कौन सी, संरक्षक की। इस वजह से हंसाबाई ने इस पोस्ट पर बिठा दिया किसको, रणमल को। रणमल संरक्षक नंबर 1 है, 2 है, दूसरा। और संरक्षक नंबर 1 कौन है, कुंवर चूड़ा। इस पूरी घटना को कहते हैं लाखा का विवाह। आजकल किसी विवाह में थोड़ी बरसात आ जाए, आंधी आ जाए, ओले पड़ जाएं, तेज हवा आ जाए तो तंबू भाग जाए, तो हम कोसते हैं उनको, लड़के और लड़कियों को, कि तेरे ब्याह में सारे रोड़े होंगे क्या, सबसे मोटे रोड़े किसके ब्याह में हुए हैं, लाखा के हुए हैं। आया ना। अपन तो 4 बूंदों से डर जाते हैं कि यार ये ब्याह तो ठीक नहीं है यार, ये तो भगवान नहीं चाहता। यहां देखना रोड़े रोड़े हो रहे हैं, और मरते दम तक नहीं, उसके बाद भी रोड़े रोड़े होंगे। 2 भागों में बट रही है एक तरह से पावर, एक चुंडावतों के पास जा रही है और एक मोकल के पास। ठीक है, चलो नोट करो इसको, सेम छाप दो बिल्कुल, पढ़े। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं हम राणा मोकल की। ठीक है, देखो राणा मोकल की बात करते हैं। राणा मोकल की कुछ शुरुआती जानकारियां हैं, उनको देखते हैं। राणा मोकल, राणा मोकल का साथियों जो कार्यकाल है वो 1421 से लेकर और 1433 तक, 1421 से लेकर और 1433 तक है इसका कार्यकाल। देखना इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, सीधा सीधा मुगल के बारे में बात करते हैं। एक तो सबसे पहले मुगल के पिता, आप बता दे जाएं मुझे। हाँ, मुगल की माता हंसाबाई। मुगल का संरक्षक, संरक्षक नंबर 1, मुगल का संरक्षक सेकंड, संरक्षक सेकंड। ठीक है, मुगल के शिल्पी, दरबारी, विद्वान और मुगल के शिल्पी, शिल्पी मतलब वो वास्तुकार। ठीक है, मुगल का दरबारी चित्रकार, अब देखिए सुनना एक बार, ऊपर से चलते शुरू करते हैं। मुगल के जो पिता हैं वो कौन है,
राणा लाखा, ठीक है। माता कौन है? हंसाबाई। संरक्षक है मुगल का कुंवरचूड़ा। कुंवरचूड़ा। संरक्षक नंबर दूसरा है कौन? मामा लिख देते हैं, मामा रणमल। दरबारी विद्वान है इसके योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। दरबारी जो शिल्पी हैं वो मना है, और मना हो गया फना है, और बीसल है। तीन व्यक्तियों के नाम हैं, मना, फना और बीसल, ठीक है। एक इसका दरबारी चित्रकार है हीरानंद। कौन है? हीरानंद। हीरानंद ने एक चित्र बनाया भाई, इसने एक चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? सुपासना नहा चरियम। किसका चित्रण किया इसने? सुपासना चरियम। ये मेवाड़ की चित्रशैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। चित्रित ग्रंथ मत समझ गए ना, शादी के एल्बम वाला समझाया था उस दिन मैंने आपको, है ना। ये मेवाड़ की चित्रशैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। साथियों इसका जो चित्रण हुआ है वो 1423 में हुआ है। देखो चित्रण कब हुआ है, समय लिख देता हूं मैं सीधा ही, 1423। स्थान पूछ लिया जाए तो देलवाड़ा। किस स्थान पर? देलवाड़ा में इसका बैठकर इसने सेट बनाया है। ये सुपासना चरियम ग्रंथ है, कई जगह इसको चरित्रम लिख दिया जाता है, वो नहीं है, सुपासना चरियम है, ठीक है। ये मेवाड़ की चित्रशैली का कौन सा चित्रित ग्रंथ है? दूसरा है। पहला कौन सा? पहला श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका, उसका चित्रकार है कमलचंद। यहाँ चित्रकार है कौन? यहाँ राजा मुकल और वहां राजा कौन? तेज सिंह। तेज सिंह के समय का चित्रकार था वो, है ना। ये बातें रही। अब हम पढ़ेंगे इसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या इसने किया, ठीक है। एक बार यहां तक नोट कर लो इसको सेम। सुनिए, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों, इसके समय का एक लेख है श्रृंगी ऋषि लेख। देखना कौन सा लेख है? श्रृंगी ऋषि लेख। श्रृंगी ऋषि लेख, अभिलेख। अब हम हर शिलालेख को, हर प्रशस्ति को एक ही तरह से पढ़ते हैं या बार बार फॉर्मेट चेंज करते हैं क्या? अरे बताओ, करते हैं क्या बार बार? नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। बार बार फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहिए, एक बार बैठा लो बस दिमाग में। देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्राप्ति स्थल, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं उसकी भाषा, समय मान लो, संबंधित राजा, इसके कई बार उत्कीर्ण करता भी पूछ लेता था किसने लिखा, है ना। तो ये उसका शिल्पी है फना, उसने लिखा था ये, पर कोई बात नहीं, इतना नहीं है। और यहां लिख देंगे हम जानकारी। इससे मेनली तो हमें दो तीन जानकारियां देखनी है। देखो एक सबसे पहली बात दोस्तों, ये उदयपुर के एकलिंग जी के समीप, वो एकलिंग जी मंदिर जी के समीप श्रृंगी ऋषि से स्थान है, श्रृंगी ऋषि प्रॉपर, ठीक है। एकलिंग जी मंदिर के समीप आश्रम टाइप है, ठीक है, वहां से ये मिला है। क्लियर? भाषा इसकी संस्कृत है,
कौन सी भाषा है इसकी? 30 श्लोक है वैसे इसमें। समय क्या है इसका? 1428। ठीक है। संबंधित राजा बताओ कौन सा है? राणा मुकल। राणा मुकल। ठीक है, सुनो, राणा मुकल हो गया। अब देखो क्या होता है, सबसे पहली जानकारी इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि मुकल ने अपने जीवन में दान पुण्य के कार्य बहुत किए। इसने अपने जीवन में 25 से अधिक बार, 25 लिख रहा है वैसे इसमें, 25 बार तुलादान किया है। तुलादान मतलब समझते हो? तराजू के एक पलड़े में व्यक्ति को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में जैसे मुझे देना है दान चांदी का, कि भाई मैं चांदी का तुलादान करूंगा, तो एक तरफ मैं बैठ गया, एक तरफ चांदी रख दी और उस चांदी को दान कर दिया। भाई राजा बड़े सोने का दान कर दे, अनाज का दान कर दे, किसी और खाद्य सामग्री का दान कर दे, है ना। ऐसा इसने 25 बार किया है। कितने बार? 25 बार। देखो मुकल ने अपने जीवन में कुल 25 बार तुलादान। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए नॉर्मली कि तुलादान किस राजा के नाम के आगे जुड़ा हुआ है, और भी राजा करते थे, इसने लिखवा ज्यादा दिया, ऐसा नहीं और राजाओं ने नहीं किया है, और भी करते थे, लेकिन इसका प्रॉपर लिख रहा है किस लेख में? श्रृंगी ऋषि लेख में। दूसरा, इस लेख में इसकी नागौर विजय और गुजरात विजय का वर्णन भी है। देखो मुकल ने नागौर के राजा, नागौर के राजा किसको? फिरोज खां, और गुजरात के अहमद शाह को युद्ध में पराजित किया। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि रामपुरा युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? आप कहोगे श्रृंगी ऋषि लेख में। यही लिखवा रहा है, ये कह रहा है कि मैंने गुजरात के राजा को हराया है और मैंने नागौर के राजा फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में हराया है और मैंने अधिकार कर लिया था नागौर पे। क्लियर? कोई दिक्कत? एक दोस्तों इसने करवाई निर्माण। क्या करवाया? निर्माण करवाया। देखो निर्माण इसी लेख में लिख रहा है, इसने निर्माण करवाया एकलिंग जी मंदिर में। एकलिंग जी मंदिर की जो प्राचीर है ना, जो परकोटा है, उसका निर्माण करवाया इसने, और उसमें 3 द्वार बनवाए। हम नॉर्मल सी जानकारी में देख लेते हैं कि एकलिंग जी मंदिर का पुनः निर्माण या परकोटे का निर्माण किसने करवाया। तो अगर ये पूछ ले किस शिलालेख के अकॉर्डिंग करवाया, ये श्रृंगी ऋषि शिलालेख में लिखवा रहा है कौन? मुकल। देखो मुकल ने एकलिंग जी नाथ जी मंदिर की प्राचीर एवं 3 द्वारों का निर्माण करवाया। एक इसने जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका पुनः निर्माण करवाया, और उस मंदिर को जाना जाता है किसके नाम से वर्तमान में? समिद्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से या मुकल मंदिर के नाम से। ठीक है, एक मंदिर का निर्माण और करवा रहा है, पुनः निर्माण। इसकी तो केवल क्या बनवा रहा है? 4 दीवारी प्राचीर। और कितने द्वार बनवा रहा है? 3 द्वार। कितने द्वार बनवाए? 3 द्वार। थोड़ा छोटा करके लिख दूं मैं इसको, या आप लिख लोगे जो मैं उसको बोलूंगा? हाँ, आप लिख लेना क्लास देखकर, है ना। मैं बोल देता हूं, क्या बोलूंगा मैं? कि राणा मुकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर को वर्तमान में समिद्वेश्वर महादेव मंदिर ऑब्लिक मुकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां कंप्लीट हो गया कौन? मुकल। अब मुकल के बाद राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजा, सबसे बड़ा राजा पढ़ेंगे हम, कुंभा। मेवाड़ थोड़ी बोला था मैंने अभी, राजस्थान के इतिहास का है कौन? राणा कुंभा। बहुत पॉपुलर राजा है, बहुत महत्वपूर्ण राजा है। ठीक है, आप यहां तक इसको नोट कर लो, लास्ट में वो नोट डाल के वो लिख लेना जो मैंने बोला है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास से ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने अन्य मित्रों तक शेयर कर दीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।